नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संविधान बहाना, छवि निशाना। जी हां, संविधान के बहाने बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की छवि को निशाना बना रही है। संविधान दिवस पर जहां कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए न्यायपालिका के फैसलों के मैनिपुलेट होने का जिक्र किया, तो बीजेपी ने भी जोरदार प्रहार किया है और कांग्रेस को याद दिलाया कि उसने भी कई बार संविधान में संशोधन किए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संविधान पर घमासान छिड़ा क्यों है? क्या कांग्रेस संविधान के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? सवाल तो ये भी, क्या बीजेपी के आरोपों ने कांग्रेस के इस मुद्दे को हवा निकाल दी है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सियासत का संविधान राग, संविधान दिवस पर आर पार। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस संविधान को लेकर आमने सामने आ गई है। दोनों का मकसद भी एक ही है कि कैसे भी हो खुद को संविधान के पथ पर चलने वाला बताया जाए और दूसरे को संविधान विरोधी। लिहाजा संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले किए। बीजेपी ने याद दिलाया कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तब उसने 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किए। कांग्रेस ने ऐसे फैसले लिए जो संविधान के विरुद्ध थे। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर तोड़ो और राज करो के फॉर्मूले पर चलने के भी आरोप लगाए। आज जो कांग्रेस बात कर रही है कि जातियों की गणना कराओ, उसकी गणना कराओ, उसकी गणना कराओ, वो वही है जो अंग्रेजों का फार्मूला था, तोड़ो और राज करो। वो उस फार्मूले को लेकर चल रही है कांग्रेस कि देश के लोगों को जातियों के नाम पे तोड़ो, समाज के नाम पे तोड़ो, मत पंथ के नाम पे तोड़ो और राज करो। परंतु वो अब भूल चुके हैं कि अब ये देश बदल चुका है। इस संविधान को सबसे ज्यादा अगर बदलने का काम किया है लगभग 70 या 60 मतलब 100 के ज्यादा जो बदलने का है, उसमें 75 या 70 जो है बात कांग्रेस ने संविधान को चेंज किया है। कांग्रेस ने चेंज किया है, हमने नहीं चेंज किया कभी भी। हम तो कल भी बाबा साहब के संविधान के अनुसरण चलने वाले लोग थे। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस संविधान खतरे में है इसका मुद्दा लोकसभा चुनाव के पहले से उठाती आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि संविधान जितना मजबूत होगा उस देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया है। देश में आज आवाजें उठती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है। संविधान जितना मजबूत होगा उतना देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। न्यायपालिका पर भी कैसे फैसले मैनिपुलेट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, कई बार आरोप लगे हैं। गौर करें तो संविधान के नाम पर सियासत पहले इतना जोर नहीं पकड़ती थी जितना इन दिनों दिखाई देता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर ज्यादा मुखर है। लेकिन सवाल यही है कि जो कांग्रेस कुछ महीने पहले संविधान को खतरे में बता रही थी, वो अब न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है। खैर, संविधान पर इस सियासी धुन ने प्रदेश की सियासत में एक राग जरूर छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पेरोनिया, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु जी, शुरुआत आपसे करते हैं। संविधान पर घमासान लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, इसके बाद भी राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव। आखिर ये घमासान क्यों, जबकि कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। फिर इसके पीछे क्या? माइलेज लेने की कोशिश, छवि बिगाड़ने की एक दूसरे की कोशिश।
ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों दल जो संविधान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कम से कम हमारे देश की नई पीढ़ी को, उन लोगों को जो संविधान कभी नहीं पढ़ते थे, संविधान के बारे में नहीं जानते थे, कम से कम इस बारे में उनकी जागरूकता बढ़ रही है। कम कुछ तो देखते होंगे संविधान के बारे में, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते होंगे, और वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान ये नेताओं से अलग होगा जो नेता कहते हैं। अब रही बात संविधान को लेकर, तो आज यदि बाबा साहब अम्बेडकर होते या संविधान सभा के सदस्य कोई जिंदा होते तो मुझे लगता है वो डंडा लेके इन सबको जो है देश से बाहर ही खदेड़ चुके होते जो संविधान को लेकर ऐसी बहस कर रहे हैं। लेकिन उसमें उनको भी ये अधिकार नहीं दिया था ना। नहीं, भारत के संविधान में ब्रजेश जी, जब संविधान बना भारत का संविधान, कई देशों के संविधान को देखने के बाद, 2 साल से ज़्यादा की मेहनत करने के बाद एक ऐसा संविधान हमारे यहाँ बनाया गया था जिसमें समयानुकूल परिवर्तन की व्यवस्था संविधान में इनबिल्ट है। अनुच्छेद 368 में वो शक्तियां दी गई हैं कि संविधान में जब जरूरत होगी उसके हिसाब से उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान था उसमें। एक साधारण बहुमत से हो सकता है, 2 के लिए जो है दोनों राज्यसभा और उनके बीच की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित तौर पर जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं संसद ने पारित किए हैं, सहमति से पारित किए हैं। आप चाहे उसके पक्ष में वोट डालें या विपक्ष में वोट डालें, बहुमत के आधार पर पारित हुए हैं। अब कोई जैसे 370 ही का मामला ले लें, 370 लगाया, ये गलती हो गई। उस समय की हो सकता है आवश्यकता हो, 370 की जरूरत हो, आज उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो देश के लिए नुकसानदेह थी, तो आज संविधान संशोधन करके 370 हटा दिया गया। इसमें कहाँ बुराई है आप ये बताइए? क्योंकि हमारे देश तो हमारा, चाहे हमारी जो समाज की जो और गुरु जी, हमारे संविधान में तो जब सरकार का गठन हुआ 15 माह में ही बदलाव शुरू हो गए थे, संशोधन शुरू हो गए थे, जबकि अमेरिका में संविधान लागू हुआ तो 3 साल में पहला संशोधन हुआ। नहीं, तो हमने अपने देश परिस्थिति के हिसाब से उसमें बदलाव का ऐसे प्रबंध किए हैं कि कर सकते हैं, लोगों ने सहजता स्वीकार किया है। अब ये जो है 75 साल बाद आज इसको लेके बहस कर रहे हैं राजनीतिक दल, वो कह रहे हैं उनने बदल दिया, उनने 100 बार बदल दिया, हमने 7 बार बदल। अरे भैया, उनने 100 बार बदला तो आपने भी तो 7 बार बदला ना। आपको उसको जो है, ये गीता तो है नहीं कि जिसका कोई अध्याय बदल सको, या कुरान हदीस है नहीं, या बाइबिल नहीं है जिसमें से आप परिवर्तन ना कर सको, चूंकि इसमें तो इनबिल्ट ही है प्रावधान करना। अब जब जरूरत पड़ेगी तो आप बदल सकते हैं। बदलेंगे कैसे, तो उसका भी तरीका उसमें दिया गया, उन्हीं तरीकों से बदला गया है। किसी ने कोई जबरदस्ती किताब फाड़ के कोई नई किताब तो लिख नहीं दी कि संविधान हो गया। तो ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है। चाहे जो भी पार्टियां हो या इस तरीके की बातें करती हैं, उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक जो मैंने पहले कहा कि इनकी इस अनर्गल प्रलाप से ये जरूर हो रहा है कि जनता में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। बिल्कुल, तो कम से कम एक तो कुछ अच्छा हो रहा है राजनीतिक दलों की बहस की वजह से। अमित जी, इस पर बहस क्यों करना? संविधान को कोई खतरा नहीं है। आप कह रहे हैं कुठाराघात हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं पे, आप कह रहे हैं कि मीडिया को आपने कब्जे में ले लिया, उसी मीडिया पे, उसी पे लोगों पे आप बोल रहे हैं। तो फिर इस क्या सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए, छवि खराब करने के लिए? नमस्कार ब्रजेश भाई, प्रभु भाई को भी सादर नमन है। और एक अच्छा विषय आपने लिया है, और मैंने समझता हूँ कि प्रभु भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इस पर चर्चा होने से जागरूकता भी फैलती है, जागरूकता फैलना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ, आप मुझे मेरी पूरी बात रखने देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर इस प्रदेश में और देश में बुलडोजर चला रही है, वही आज संविधान गौरव दिवस के नाम पर आडंबर रहे। और ये डर है, और ये डर किस वजह से आया है? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब संविधान को बचाने की शपथ लेकर भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली, और उसके बाद एक व्यापक माहौल इस पूरे देश में बना, तो आज भारतीय जनता पार्टी को संविधान गौरव दिवस बनाने की आवश्यकता पड़ गई। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके संवैधानिक पदों पर बैठे नेता जो केंद्र में हो, जो प्रदेश में, वो जो शपथ लेके बैठते हैं, उस शपथ की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं आपके सामने प्रस्तावना रखना चाहता हूं, और मैं समझता हूं आपके दर्शक भी इस बात को सुने और समझें कि इसमें लिखे हुए एक एक शब्द की क्या अक्षरता पालन भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो संवैधानिक पद पे बैठे क्या पालन कर रहे हैं, इसका चिंतन हम हमारी दर्शकों पर छोड़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 को एकत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आपने प्रस्तावना पढ़ दी। अब ये भी बता दीजिए उल्लंघन क्या है? ये मैं ब्रजेश भाई उल्लंघन बताइए ना आप, कि ये उल्लंघन हो रहा है।
मैं वही तो, मुझे बात तो रखने दीजिए वजह तक। समय कम रहता है ना, पॉइंट पे आएंगे तो ज्यादा अच्छी बहस हो पाएगी, ज्यादा अच्छा जवाब आ पाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रस्तावना में लिखे हुए एक एक शब्द का अर्थ क्या संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो आप बताओ ना कि ऐसे उल्लंघन हो रहा है। जैसे नारे बटोगे तो कटोगे जैसे नारे जब कांग्रेस बात करती है वंचित, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे का, उनने कहा था कि बटोगे तो पाकिस्तान बढ़ जाएगा, क्लियर किया ना। पाकिस्तान का क्या लेना देना बटोगे तो कटोगे से मतलब है ब्रजेश भाई, यही उसका स्पष्ट कर दिया ना, कैसा गया उसका अर्थ का कब स्पष्ट करा, जब चुनाव होगा उसके बाद। अरे पहले एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसकी भी व्याख्या की है। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद की शपथ लेकर कहते हैं कि हिंदू को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे महाराज, इस प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक पद पर रहते हुए तो ये आप पर भी लागू होता है। ठीक है, पर कानून है ब्रजेश भाई, आपने कहा कि संविधान खतरे में बदल दिया जाएगा, तो कहां बदल सकता है? कोई बदल सकता है? उसी संविधान में कोई प्रावधान है ना संशोधन करने का, बदलने का नहीं। आपके नेता कह रहे हैं कि आरक्षण छीन लेंगे, आपके नेता कह रहे हैं विदेश में बैठ के। भारतीय जनता पार्टी के सांसद उप मुख्यमंत्री कह रही है राजस्थान की कि आप पूरे 400 की बहुमत आने दीजिए, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो संविधान के साथ क्या है, खिलवाड़ नहीं है इस देश के वंचित। अमित भाई, राहुल गांधी ने जो बोला था वो भी तो यही बोला था ना, विदेश में बैठ के। जो ब्रजेश जी कह रहे हैं उनने भी तो यही बोला था, हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म नहीं कर देंगे, उन्होंने कहा कि आरक्षण के ऊपर वो हम सुनवा दें आपको, आप चाहे तो सुन लीजिएगा। जब जातिगत जनगणना की हम बात करते तो क्यों भारतीय जनता पार्टी हम पे जातिवाद का आरोप लगाती है? अच्छा अमित भाई, ये बता दो, संविधान में जातिगत जनगणना का प्रावधान है क्या? संविधान में जातिगत, यदि बटोगे कटोगे नहीं है संविधान में, वो बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता संविधान में ऐसा नारे पे प्रतिबंध है। प्रभु भाई, फिर आप घुमा के संविधान पे ला रहे कि संविधान में उसका उल्लेख है कि ये अरे आप ही तो बोल रहे हो भाई। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने कराई, इससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक आधार पर मांग कर रहे हैं हम, इस पे क्या गलत है? क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए कि किस वर्ग के व्यक्ति को क्या कराई? भैया हमें नहीं पता, हमने तो देखी नहीं रिपोर्ट, यदि कराई होती तो रिपोर्ट उजागर करते। 2011 के रिपोर्ट उजागर की क्या? रिपोर्ट जारी की? रिपोर्ट तो मोदी सरकार जारी कर सकती थी, क्यों नहीं करी? 11 में आपने कराई और उसके ऊपर रोक किसने लगाई? उस रिपोर्ट को किसने लगाई? मनमोहन सरकार ही रोक लगा के गई थी उस पे। नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की सरकार भाई। उन्हीं आंकड़ों के आधार पे मीडिया रिपोर्ट बनती है, उन्हीं आंकड़ों के आधार पे रिपोर्ट सामने आती है। मीडिया के सामने तो आई नहीं, सरकार के पास थी, सरकार ने सार्वजनिक ही नहीं की भाई। अमित जी तो वही तो बात है, वही तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्यों नहीं करी? तो आपने नहीं की ना, अब 4 साल बाद तो बहुत सारा बदलाव हो जाएगा उसमें भाई। 4 साल तो आप रखे रहे ना उसको। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हम पे जातिवाद का आरोप लगा रही है, जो खुद नफरत देश में बांट रही है, समाज में बीज बो रही है नफरत के, वो जातिगत जनगणना से क्यों भाग रही है? इस प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है? क्या दलितों के घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं? क्या कहां चल रहा है? कोर्ट ने रोक लगा दी भाई। दिल्ली में लाइट जाती 6 मिनट के लिए तो राहुल गांधी कहते हैं, आज भी बुलडोजर चले। राहुल गांधी कहते हैं दलितों की बात नहीं करने दी जा रही मुझे। बुलडोजर कानून सम्मत चलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। उसके बाद रोक लगी ना, लेकिन रोक का पालन कहां हो रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये 4 दिन पहले की घटना है, ये पैरेलल चल रही है। ये खुलासा फर्स्ट की खबर है, बाणगंगा टीआई को हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट ने फटकार लगाते हुए कहा, संभल भाई, जो संभल इंसाफ जो हुई है, संभल इंसाफ जो हुई है, वो कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे हो रहा था ना, उस पर भी बोल दीजिए वहां गलत है। उसके ऊपर कानून है ना, कानून के अनुसार ही तो कार्रवाई हो रही। और कानून के अनुसार ही आप कह रहे डेलीगेशन भेजेंगे मुसलमानों से मिलने के लिए, कानून के ऊपर आप भारतीय जनता, 2 कानून इस देश के अंदर, कौन से 2 कानून थे? 2 कानून थे, 370 हट गई, अब एक ही कानून है, चाहे जम्मू कश्मीर चले जाओ चाहे मध्य प्रदेश। बिल्कुल हट गई, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर का मसला, मध्य प्रदेश की बात कर। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि मीडिया पर कब्जा है, आपके नेता कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है। वो तो शुरुआत आपने की थी। कितने चैनलों को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से नफरत और हिंसा फैलाने के ऊपर। अच्छा, आपको पता है अमित जी, पहला संशोधन क्या हुआ था संविधान में? 15 माह के अंदर पहला संशोधन हुआ और कोर्ट ने किस बात पर फटकार लगाई थी नेहरू सरकार को, बता दीजिए। मैं बताऊं? नहीं, मैं बता देता हूं ना। आप कह रहे हैं मीडिया पे, आपने बोला प्रेस पर सेंसरशिप पर फटकार लगी थी, प्रेस पर सेंसरशिप पर। अगर ऐसा ही है
ऐसा ही अगर तर्कसंगत हमको आपको बात करना तो फिर मैं पूरा रिकॉर्ड लेकर ऑन रिकॉर्ड आपके सामने अरे भेजता जिस हूं पे और बात और कर हम रहे हैं दोनों आप कह रहे हैं डिबेट ना करते हैं। मीडिया पर कब्जा कर रखा है, तो प्रेस पर सेंसरशिप तो क्या पहली है? बार आरएसएस के ऑर्गेनाइजर पर कि जब प्रकाशित होगा सरकार से अनुमति ली जाएगी रोजाना। फिर इसके बाद वामपंथियों का अखबार था मुंबई में क्रॉस रोड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोर्ट ने फटकार लगाई। और इसके बाद आप ही लेकर आए थे ना, पहला संशोधन हुआ था, सभी राज्यों को सीएम को पत्र लिखा था कि भाई जो नीति आयोग है या जो नीति संबद्ध जो सरकार के फैसले हैं उनको कोर्ट पलट ना सके, कोर्ट उस पर हस्तक्षेप ना कर सके, रोक ना लगा सके, तो कोर्ट के फैसले पलटने का पहला संशोधन कर दिया आपने। तो भाई सेंसरशिप कौन ला रहा है? उस समय क्या विषय था उसको समझना पड़ेगा, उसी पे मैं अपनी बात रखूंगा भाई। तो अभी तो देखो बोलने की आजादी है ना, आप भी बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हैं, प्रेस के सामने सब बात कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ब्रजेश भाई कि अगर आप इतिहास के पन्ने पलटोगे तो तथ्यात्मक रूप से उसकी बात रखना पड़ेगी। बिना तथ्य के आधार पर बात मैं समझता हूँ रखना गलत हो जाएगा। तो मैं तो तथ्य के साथ ही बात कर रहा हूँ ना, आप कह दीजिए कि नहीं है, गलत है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को काट भी नहीं रहा हूँ और खारिज भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका होमवर्क है। लेकिन इसके ऊपर जब बात रखने की बारी है तो उसकी तथ्यात्मक विषयों को जांचे बिना मैं उसको बात रखने में तो फिर आरोप क्यों लगाना उनको उन पर? मैंने आपसे जो प्रस्तावना पढ़ी, मैंने जो आपके सामने प्रस्तावना पढ़ी, मैंने जो कहा उसके ऊपर आप देखिए कहाँ है। क्या नफरत भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तुष्टीकरण, हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्या वो सही है देश में? क्या बटोगे कटोगे का नारा देके आप इस समाज को कहाँ किस दिशा में ले जाने जा रहे हैं? आप जब चुनाव हो रहे हैं उसके बाद आप उसको क्लियर कर रहे हैं, आपने चलते चुनाव में क्यों नहीं करा? विषय ये है। ठीक है घनश्याम जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदे के लिए आप इस तरह के नारे दे देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, बटोगे तो कटोगे, और चुनाव के बाद उसका स्पष्टीकरण दे देते हैं कि उनका मतलब क्या है। देखिए क्या है, असल में डिबेट में तर्कसंगत बात होती है और हमारे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता कुतर्क संगत बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों जगह तीनों जो हमारे चाहे वो एंकर हो या हमारे वरिष्ठ पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी तरफ से मैं बैठा हूं, ये एक साइड है और वो अकेली है। ये ऐसा असल में क्या हो रहा है कि कांग्रेस उद्वेलित हो रही है और ऐसे ही जोर जोर से बोल के, जोर जोर से चिल्ला करके, भ्रम फैला करके इन्होंने जो 99 सीट प्राप्त की, अब इनको लगता है कि 99 सीट से हमको जनादेश मिल गया है। जब जनादेश नहीं मिला है इनको 99 सीट का, 99 सीट में रहकर के विपक्ष में रहकर के विपक्ष की भूमिका सकारात्मक तरीके से कैसे प्रकटीकरण उसका करना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। अब ये 99 सीट लेकर के इनको ऐसा लग रहा है हम सत्ता में आ गए और इसलिए कुछ तो भी बोल रहे हैं, कुछ तो भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और आपने अगर तर्कसंगत बात करी तो वो कह रहे हम एविडेंस लेके बैठेंगे। अरे भाई कुल मिलाकर के संविधान दिवस मनाया जा रहा है, आप अदालती फैसलों को मैनिपुलेट करते हैं। नहीं देखिए मीडिया पर आपने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस के लोग करते आए हैं, वो क्या थे पहले? कांग्रेस के लोग करते आए हैं। कैसे कोर्ट का निर्णय पलटा, ये जग जाहिर है। और अभी ये कह रहे थे कि हिंदुओं की बात करते हैं, तो भैया तुम्हारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका बयान सर्वविदित है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अरे सुनो मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए आप सुनिए। देखिए बीच में मैंने टोका नहीं ना, आप बीच में पूरा बात होने दीजिए, फिर आपका समय आए तब आप उसका जवाब दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था और विश्वविख्यात है, मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला कि पहला अधिकार किसका है। क्यों बोला आपने? तुम्हें और बहुजन समाज की याद नहीं आती है, अल्पसंख्यकों की याद आती है। और अल्पसंख्यक में भी बहुत सारे अल्पसंख्यक बंधु हैं, उसमें केवल एक वर्ग विशेष की याद आती है। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण तुमने देश का बंटवारा किया है। और देश का बंटवारा जब करते हैं, जब हमारे अंदर सहानुभूति नहीं होती, हमारे अंदर एकता नहीं होती है, हमारे नेता लेकिन जब पिरोनिया जी, होने की बात आपने कहा कि उन्होंने साहब वाले मामले को पलट दिया, उन्होंने साहब आने वाले मामले को पलट दिया, तो आपने ही पलटा है SC/ST वाला मामला कोर्ट का। नहीं देखिए मैं निवेदन ये करता हूं कि कुल मिलाकर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित कल्याण के लिए और वास्तव में संविधान के मार्गदर्शन पर चलते हुए
देश हमारा कैसे चलना चाहिए, समाज के अनुसूचित जाति वर्ग जनजाति वर्ग का कैसे कल्याण होना चाहिए, अगर कोई ये सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, ये देश के लिए गौरव का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मना, नहीं आप फिर बोलने लगे, संविधान आपने क्यों नहीं मनाया, आपके अनेक डर नहीं है, डर होता तो सरकार के साथ में नहीं होते। आज 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में दी है। मध्य प्रदेश में भी जनता ने आपको ये झूठ बोलने के कारण और सबका सब आपको आईना दिखाया है, इसलिए झूठ बोलने की राजनीति नहीं चलेगी। एक डायरी निकाली, संविधान खतरे में, अरे संविधान का तो हत्या करने का काम, संविधान का दुरुपयोग करने का काम और संविधान को न मानने का काम तो ये कांग्रेस ने किया है। 19 महीने देश में आपने आपातकाल लगा करके संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से खिलवाड़ किया है जनता जानती है, और आप हमको संविधान के बारे में सिखाना चाहते हो। अरे देश का सम्मान, संविधान का सम्मान, सारे इन संस्थाओं का सम्मान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, करती रही और आगे भी करेंगी कुल मिलाकर। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यदि आपने कहा कि हिंदुओं की बात की तो आपने अल्पसंख्यकों की बात की। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तुष्टिकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। ये कहाँ कहा, ये कहाँ लिखा है ब्रिजेश भाई? कब कहा उन्होंने? मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हर शोषित वंचित तबके का अधिकार है। अब यही तो बात है ना, ये इनके झूठ को अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है सरकारी संसाधनों पर। नहीं लिखा, कहीं नहीं, आपको लिखा है, बयान है भाई, बोला है। नीति आयोग की बैठक में बोला था, उनका वीडियो वायरल है भाई। बयान है प्रभु भाई, मैनिपुलेट करो, वीडियो देख लो, मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, वीडियो देख लो। है उसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस वर्ष में शोषित वंचित स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, वही कहा जो घनश्याम जी कह रहे हैं। दूसरी बात मैं इस विषय के आगे और बोलता हूँ, ये तो भ्रम है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में, सर्वाधिक संशोधन आपने किए। पूर्व विधायक जी ये बता दें मध्य प्रदेश के अंदर कि आदिवासी और दलित सभ्यता कहाँ से सुरक्षित है? आदिवासी समाज के पर आप मूत्र विसर्जन करने का काम करें, चुनाव में अगर वो आपको वोट ना दे तो उनके घर डाकुओं से हमला आप कराते, सागर में दलितों के घर बुलडोजर आप चलाते। ये मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ी पिछड़ी आबादी का प्रदेश है, उसको जो 27% आरक्षण मिला हुआ था, तो कोर्ट में है ना, छीनने का काम वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट में है ना भाई। आज तक दो पोस्टर बॉय रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या डॉक्टर मोहन यादव जी, आज तक मध्य प्रदेश के पिछड़ों को उनका हम संविधान पर बात कर रहे हैं ब्रजेश भाई। आज भी एमपीएससी में 13% आरक्षण है। तो अरे भाई उस पर कितनी बार डिबेट हो चुकी। संविधान पे है आपके पास बोलने के लिए कुछ? वैसे भी समय नहीं हमारे पास, है आपके पास कुछ बोलने के लिए? मैंने तो अपनी सारी बातें रखी थी आपके सामने। चलिए, हमारे पास भी समय नहीं है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान पर यह बहस निश्चित तौर पर एक नैरेटिव सेट करने के लिए की जा रही है। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी होड़ मची है, लेकिन जनता जनार्दन समझदार है और वो लोकसभा के बाद बाकी के चुनावों में और अगले चुनावों में जवाब देती रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है जो प्रभु जी ने कहा कि संविधान पर इस बहस से लोग कम से कम संविधान तो पढ़ ही रहे और वो महसूस कर रहे होंगे और पढ़कर ही समझ रहे होंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि इस बहस से उनको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान हो रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।